हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चेतन भारत लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में पूछे गए एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन ऑफ द टू मेजर ethanol producers in the world, Brazil and United States of America. The former produces more ethanol than the latter. All right. Second statement says, unlike in United States of America, where corn is the principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil. उसके बाद पूछा गया है कि बताइए जरा कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्टली स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर पा रही है नहीं। देन ये पूछा गया है दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स, लेकिन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। स्टेटमेंट सी, ऑप्शन सी जो है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट डी से स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। अब इसको एक बार समझते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं मीडियम कैटेगरी में रखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि हमने जब क्लासेस में भी इसको कवर किया था, व्हाट आई सेड कि बायोफ्यूल से इस बार क्वेश्चन आने वाला। और बायोफ्यूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आप लोगों को भी पता था कि बायोफ्यूल से क्वेश्चन आने वाला है। अब कोई चीज अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उसके जो ग्लोबल लीडर्स हैं उसके प्रोडक्शन में हम उनके बारे में जाने? सिंपल सी बात। तो अगर हमने इतना एफर्ट किया अपने एंड पे, तो हमारा स्टेटमेंट वन का असेसमेंट सही बन जाता है। इसको एवेल्युएट करना, इसको देखना क्या है सही है गलत, तो हमारे लिए इजी होता है। स्टेटमेंट वन बोलती है वन ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The former produces more ethanol than the latter. That means what they are saying कि Brazil is producing more ethanol as compared to United States of America. अब अगर हमने सिंसियरली बायोफ्यूल को तैयार किया है अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वी मस्ट नो बाय नाउ कि ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोफ्यूल या इथेनॉल। तो स्टेटमेंट वन जो है इनकरेक्ट हो जाती है। तो जैसे ये करेक्ट होती है तो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस ऑप्शन, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट बट टू इज करेक्ट। लेकिन सिर्फ इस तुक्काबाजी से हमारा क्वेश्चन या हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होने वाला। सेकेंड स्टेटमेंट को भी एक बार हम देखते हैं। अनलाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज अ प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। पहले सिर्फ इतने स्टेटमेंट की ही बात करते हैं। जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं उसमें वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स को पढ़ा जाता है ज्योग्राफी की क्लास में, तो उसमें जब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तो हम बोलते हैं उसमें कि यार यहाँ पे अच्छी खासी कॉर्न की प्रोडक्शन होती है। तो लॉजिक मेरा यही ड्राइव करेगा मुझे कि यार कॉर्न को यूज किया जा सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। देन इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करें, शुगर केन इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राजील। अब जब हम इंडिया के केस में शुगर केन की बात करते हैं, इंडिया की रैंकिंग की बात करते हैं, देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट रैंकिंग ऑफ ब्राजील। क्यों? क्योंकि यहां पे हम बात करते हैं ब्राजील हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओवर। तो अपने आप में जब वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन के बैठा हुआ किसी चीज का, तो क्या वो चीज बायो इथेनॉल में यूज नहीं होने वाली? बिल्कुल हो सकती है। तो बाय लॉजिक एज वेल एज बिट ऑफ नॉलेज आई कैन से स्टेटमेंट टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेवरदलेस हमारा जो पर्पस था, जो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका था, वो पहले ही सही हो चुका था। उसकी वजह से पहले ही क्वेश्चन सही हो चुका था। स्टेटमेंट वन की जैसे ही इनकरेक्ट हुई तो हम अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इसको मैं मीडियम कैटेगरी में रखने वाला हूं क्वेश्चन। Second, the World Bank want that India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceeds 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflect the implications of the above said statement? पहला, peninsular India will most likely suffer from floods, then tropical cyclones and droughts. Second statement, survival of animals, including humans, will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. अब देखिए,
ऑन द फेस ऑफ इट आप देखोगे कि यार ये कन्वेंशनल सोर्सेस में कवर नहीं होता क्वेश्चन, तो आप इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में कवर करते हो। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि यार ये मीडियम से डिफिकल्ट लेवल का था। डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, आई वुड लार्जली से कि मीडियम क्वेश्चन था, मीडियम लेवल का। क्यों, देखो जरा। वेट बल्ब टेम्परेचर को हमने मार्च अप्रैल के जब करंट अफेयर्स कवर किए थे उसमें इसको कवर किया था। एंड द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड दैट दे सेड कि ये हमने क्वेश्चन को राइटली इसको सही मार्क किया था। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या बताता है, ये बताता है उस एरिया के अराउंड ह्यूमिडिटी कितनी है। हमें बस समझते हैं कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है तो स्वेटिंग जो है बॉडी के केस में वो इवेपोरेट नहीं होती, स्वेट इवेपोरेट नहीं होती। और इवेपोरेशन जब तक नहीं होगी तो एक कूल डाउन इफेक्ट जो आता है बॉडी के केस में वो नहीं आ पाएगा। तो इवन दो चाहे मान लो थर्मल लेवल पे जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री ही है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो चुकी है, देन इट विल फील लाइक 40 डिग्री 45 डिग्री, तो बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड वेट बल्ब टेम्परेचर, सिंपल। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कब बनता, कि जब जो आपकी सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक ने जो वार्न किया है रिपोर्ट के थ्रू, इसको वो ऑप्शन 1 या 2 में यूज करना शुरू कर दे। और तब पूछते कि क्या बताइए जब वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो रूटीनली 35 डिग्री से एक्सीड करना शुरू हो जाए, उसके बाद बताओ क्या हो सकता है। तो स्टेटमेंट तो ये दी ही नहीं इन्होंने, ये तो ऑलरेडी इन्होंने करेक्ट मान के आपको एक रेफरेंस दे दी है। उसके बाद दो जनरल स्टेटमेंट्स दी हैं ऑप्शन 1 के तौर पे, कि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लड्स देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है। और कहीं एक्सट्रीम भी बात नहीं की गई यहाँ पे। आप खुद सोचो, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वी से कि कभी फ्लड आ जाएगा, कभी ड्रॉट आ जाएगा, कभी कोल्ड वेव आ जाएगी। तो अपने आप वो सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज। अब फिर से स्टेटमेंट 1 को रिविजिट करो कि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली टू सफर फ्रॉम फ्लड देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स। जनरल स्टेटमेंट है भाई, सही हो सकता है बिल्कुल। देन सेकंड स्टेटमेंट, सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू प्रेस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। अब इसी पे तो बात की है हमने कि जब वेट बल्ब टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और यहाँ पे इवेपोरेशन जो होने वाली है स्वेट से वो यहाँ पे नहीं होने वाली, तो दिक्कत होगी। तो ह्यूमंस के लिए भी दिक्कत होगी, वो एनिमल्स के लिए भी दिक्कत होगी। तो ये भी अपने आप एक जनरल स्टेटमेंट है एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो बोथ 1 and 2, तो इसलिए मैं इसको मीडियम से डिफिकल्ट कैटेगरी में रख रहा हूं। बट प्रेफरेबली आई विल से कि ये लार्जली मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन है। Third, which organization has enacted the nature restoration law to tackle climate change and biodiversity loss? अब जब स्टूडेंट से इंटरेक्शन हमने की तो उन्होंने बोला कि ये भी स्टैंडर्ड सोर्सेस में कवर नहीं किया था, बट हैज अ ट्रिक। यूपीएससी को भी पता है कि ये जो पार्ट है जनरली स्टैंडर्ड सोर्सेस में कवर नहीं किया जाता, लेकिन हमने अपने करंट अफेयर्स में इसको कवर किया था। बट स्टिल कंसिडरिंग द फैक्ट कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि डिफिकल्ट है, बट मैं आपके सामने इस मिथ को तोड़ने वाला हूं। मान लीजिए आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, नेचर रिस्टोरेशन लॉ के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ आपने नहीं पढ़ा कि किस इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया या किस इंस्टीट्यूशन ने इसको रिलीज किया, लॉन्च किया। तो आपके लिए मान लो डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसको इजी और मीडियम कैटेगरी में लेके जाते हैं। देखिए सिंपल बात करें, यहां पे किसी लॉ की बात की जा रही है, लॉ। अब आप बताइए लॉ कौन बना सकता है, गोइंग बाय द लॉजिक ऑफ पॉलिटी। कोई एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन बना सकता है, जहां पे कोई लेजिस्लेचर होगा वही लॉ बना सकता है, बिल्कुल सही बात। नाउ एनालाइज द ऑप्शंस दैट यू हैव, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या इन तीनों में से किसी भी बॉडी के पास लेजिस्लेचर है? द आंसर इज नो। सिर्फ यूरोपियन यूनियन के पास लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है। तो अगर लॉ बनाना है तो मोस्ट प्रोबेबली इन चारों में से कौन सी इंस्टीट्यूशन होगा, वो होने वाला है यूरोपियन यूनियन। ये था वर्ड के हिसाब से, अगर आप देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया और आपने इसका सही जवाब दे दिया। अब मान लो आप
इसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना चाहते हो तो 2024 में जब हमने करंट अफेयर्स कवर किया था तब नेचर रेस्टोरेशन लॉ को भी कवर किया था और यूरोपियन यूनियन ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। द आइडिया इज टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे बात की गई है कि नेचर को हमने रिस्टोर करना है। द आइडिया इज टू रिस्टोर 20% ऑफ डिग्रेडेड नेचर बाय 2030 एंड कंप्लीटली रिस्टोर द डिग्रेडेड नेचर बाय 2050। तो ये नेचर रिस्टोरेशन लॉ में कहा। फोर्थ क्वेश्चन, consider the following: cigarette butts, then eyeglass lenses, then car tires. How many of them contain plastic? अब ये जो थीम है ये 2024 से कंटिन्यू हुई है एंड नाउ इट्स 2025। द थीम इज लिंकिंग प्लास्टिक विद सिन गुड्स। अब प्लास्टिक पोल्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम सब जानते हैं। उससे सवाल कैसे पूछ रहे हैं वो ये थीम बता रही है। सिन गुड के साथ उसको लिंक किया गया। सिन गुड मतलब वो गुड जो आप देखोगे कि लेट्स से हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी हेल्थ के हिसाब से जो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, सिगरेट हमारे लिए हानिकारक है, इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक है, तो दैट्स सिन। देन लास्ट अब बात करें लेट्स से च्युइंगम की। अब च्युइंगम भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, लास्ट ईयर उससे क्वेश्चन पूछा गया, और च्युइंगम इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक है, तो वो सिन कैटेगरी में आने वाला है, सिन गुड्स। ठीक है जी। यहाँ पे जब लास्ट ईयर की बात करें तो पूछा गया था कि च्युइंगम के बेस में प्लास्टिक कोई चीजें यूज होती हैं नहीं होती, तो वो भी अपने आप में सही था कि हाँ होती है। तो यहाँ पे भी सिगरेट बट्स का यहाँ पे सिन गुड के तौर पे इंक्लूजन हो गया। तो आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक्स। आई ग्लास लेंसेज की बात करें, बिल्कुल प्लास्टिक होती है जिसमें, कॉमन सेंस बेस्ड। कार टायर्स की बात करें तो यहाँ पे भी प्लास्टिक होती है, एंड सिगरेट बट्स की बात करें तो यहाँ पे भी प्लास्टिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द थ्री, सी ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: ethanol, then nitroglycerine, then urea. Coal gasification technology can be used in the production of how many of them? अब कोल गैसिफिकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने क्लासेस में भी कवर किया था। क्लीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कोल के ऑल्टरनेटिव्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें से कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी या कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस सबसे पहला वहां पे नाम आता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। कोल गैसिफिकेशन जब हम करते हैं तो वी एंड अप गेटिंग CO प्लस H2 का कॉम्बिनेशन, दैट इज सिन गैस। और इसी को यूज करके आप देखोगे एज ए रॉ मटेरियल इथेनॉल भी बनाया जा सकता है, CO को यूज करके इथेनॉल। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन को यूज करें और अगर इसको ब्लेंड करें विद नाइट्रोजन, वी एंड अप मेकिंग अमोनिया। अमोनिया से यूरिया बन सकता है, तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। यहां पे नाइट्रोग्लिसरीन डायरेक्टली कोल गैसिफिकेशन को एज अ इनपुट रॉ मटेरियल के तौर पे अगर यूज करें, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं बना सकते आप। तो बाय दैट लॉजिक ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, consider the following statements. Statement 1: activated carbon is a good and attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. अब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होने वाली है इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस में, जहां पे 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं और फिर एक्सप्लेनेशन वाला बात यहाँ पे आ जाती है। तो स्टेटमेंट 1 हमेशा ट्रू होने वाली है। ठीक है जी। देन activated carbon exhibits a large surface area, therefore strong potential for absorbing heavy metals. Statement 3: activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content. अब इसको समझते हैं एक बार, एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है। एक्टिवेटेड कार्बन है जी, आपने क्या किया, कार्बन पे नैनो स्केल पे ऑपरेशंस किया। नैनो स्केल पे जाके यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर पे जाके आप यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे हो, एंड वहां पे आप इस लेवल पे चीजें चेंज कर रहे हो कि उसका जो मटेरियल है
उस मटेरियल का आपने सरफेस एरिया बढ़ाना शुरू कर दिया है, सरफेस एरिया बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, किस लेवल पे जाके? नैनो लेवल पे जाके। तो उसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है। अब वो एक्टिवेटेड कार्बन की कैटेगरी में आना यहाँ पे शुरू कर दे। अब वो क्या करेगी? तो देखो जरा स्टेटमेंट 2 की बात करो। एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया विद अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर अब्सॉर्बिंग हैवी मेटल्स। अब्सॉर्ब मतलब उसके सरफेस के साथ में बॉन्ड बना ले वाले हैवी मेटल्स। तो स्टेटमेंट 2 इज डेफिनेटली करेक्ट। स्टेटमेंट 3 की बात करें, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट सच एज एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। सही बात। कोई भी एनवायरमेंट वेस्ट की बात करोगे जहां पे हाई कार्बन कंटेंट होगा, उसको आप नैनो स्केल पे ऑपरेट करके वहां से आप एक्टिवेटेड कार्बन जनरेट कर सकते हो यहाँ पे। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट 1 को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है? जोर सोचिए जरा। स्टेटमेंट 1 बोलती है एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमेडिएट कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। वो पोल्यूशन रेमिडिएशन की बात कर रही है। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो इसकी इजीली इजी प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो माय अंडरस्टैंडिंग से कि स्टेटमेंट 3 जो है सही तो है, लेकिन स्टेटमेंट 1 को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देयरफॉर both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains the statement 1, which is statement 2। क्योंकि statement 2 यहाँ पे डायरेक्टली पॉल्यूशन को एड्रेस करने की बात कर रही है बाय द साइन ऑफ absorbing, बाय द प्रोसेस ऑफ absorbing ऑफ हेवी मेटल्स। ये देखिए जरा। ठीक है, तो माय अंडरस्टैंडिंग सेज कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन बी होने वाला। देन seventh question, consider the following statements. Statement 1, studies indicate the carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. अब again this statement is correct. ये तो बता ही रखा है उन्होंने। Then what they are saying कि silica bearing clay is mixed with limestone during manufacturing cement. ठीक है जी। Statement 3 says limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. अब ये भी अगर क्वेश्चन की बात करोगे थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि एक डिफिकल्ट लेवल पे आ जाता है अगर आपने क्लासेस में इसको कवर नहीं किया, या जो सोर्सेज आप कवर करते हो वहां से इसको कवर नहीं किया, तो देयर इज अ लाइकली थॉट कि आप इसका सही आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि टेक्निकल चीजें यहाँ पे थोड़ी आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं स्टेटमेंट 3 के केस में, इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन। अब लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको हीट किया जाएगा तो आप देखोगे CaO प्लस CO2 रिलीज करने वाला है। तो CO2 यहां से रिलीज होने वाला। तो स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन सिलिका बेरिंग क्ले इज मिक्स विद लाइमस्टोन। इसके दौरान भी आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस होता है। तो therefore statement 2 and statement 3 both are correct, and they rightly explain, in my point of view, from my point of view, they rightly explain the statement 1। स्टेटमेंट 1 भी अच्छे लेवल पे ग्लोबल लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस की बात कर। देन 8 क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 says at 28th United Nations Climate Change Conference, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health। ठीक है जी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि फॉर्मेट ही वैसा है। स्टेटमेंट 2 सेज द COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ creates binding declaration, and if signed it becomes mandatory to decarbonize the health sector। अबे थोड़ा सा मेरी आईब्रोस यहाँ पे उठनी शुरू हो जाएंगी। Statement 3 says if India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised। ओके, द आइडिया इज कि अगर यहाँ पे इसको डीकार्बोनाइज कर दोगे, कार्बन एमिशन यहाँ पे कम करनी शुरू कर दोगे, तो जो रेजिलियंस है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर की वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, मे बी कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे देखो, इट बिकम्स मैंडेटरी टू डीकार्बोनाइज द हेल्थ सेक्टर। मैंडेटरी मतलब एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन हो चुकी। तो जनरली हम बात करते हैं जो बाइंडिंग चीजें होती हैं, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल स्फेयर की बात करें, तो वो इनकरेक्ट होती है। तो स्टेटमेंट भी खुद अपने आप में इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेंटरी बात की गई है, मैंडेटरी कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। तो स्टेटमेंट 2 हैपेंस टू बी इनकरेक्ट।
देयरफॉर स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है एंड इट करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1. यही कारण था इंडिया ने, जब हम स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं, यही रीजन था इंडिया का कि हम क्यों नहीं इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते. क्लियर है जी. और एक बात और यहाँ पे ध्यान करने गौर करने वाली है कि कॉप 28 से क्वेश्चन पूछा है. रिसेंटली जो होके हटा था वो कॉप 29 था. तो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बात करो तो कॉप 29 आता है, लेकिन कंटेम्पररी अफेयर्स की बात करोगे तो कॉप 28 भी इंपॉर्टेंट है. तो जनरली जब हम बात करते हैं कि किसी स्टेट एग्जाम के लिए आपने अपियर होना है या यूपीएससी के लिए आपने अपियर होना है, तो हम स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आपने कम से कम 2 साल के करंट अफेयर्स कवर कर. तो अगर आपने 2 साल के करंट अफेयर्स कवर किए होते तो ये आप क्वेश्चन गलत ना करके. एंड नेवरदलेस इस क्वेश्चन को मैं, सिंस स्टेटमेंट्स इस तरीके से फ्रेम की गई थी, तो मैं इसको मीडियम कैटेगरी में यहाँ पे प्लेस करने वाला. अगर स्टेटमेंट ऐसे ना प्लेस की जाती तो मैं इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में कैटेगराइज कर. नेक्स्ट चलिए. साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट शिफ्टिंग इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस. ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि फॉर्मेट बोल रहा है सही है. Solar flares and associated coronal mass ejection bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. As the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. ठीक है जी. स्टेटमेंट 2 और 3 को एक बार तो समझते हैं. सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस की बात करें तो ये सबसे बेसिक टॉपिक बनता है जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, तो पहला ही चैप्टर में इसको कवर किया जाता है. सोलर फ्लेयर्स क्या है? हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो कहां से आने वाले हैं, सन के सरफेस से आने वाले हैं टुवर्ड अर्थ. देन कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें तो बहुत ही हाई इंटेंसिटी का यहाँ पे मास निकलने वाला है, किसके, सन के सरफेस से टुवर्ड्स अर्थ ट्रेवल करेगा. पहले केस में हाईली चार्ज आयंस जा रहे हैं, पार्टिकल्स जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत लेवल, बड़े लेवल पे मास भी बाहर जा रहा है, तो इसीलिए कोरोनल मास इजेक्शन उसका नाम देते. तो जब ये मूव करेंगे टुवर्ड्स अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इट विल बम्बार्ड दैट एटमॉस्फेयर विद tremendous amount of energy. Statement 2 is absolutely correct. Very basic. Statement 3 says as Earth's polar ice melts, the water tend to move towards the equator. Now Earth is rotating, right? तो अगर रोटेशनल उसकी कोई बॉडी है, तो मान लो अगर हम पोल्स की बात करें तो आइस यहाँ पे होने वाली, तो जब वो मेल्ट करेगी आप खुद सोचो कि उसकी टेंडेंसी क्या नहीं होगी, टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, टुवर्ड्स द साइड. बिल्कुल सही बात है. तो स्टेटमेंट 3 की बात करें तो दैट इज आल्सो करेक्ट. अब बात करो स्टेटमेंट 1 की. इसमें उन्होंने बोला था कि यार अर्थ का जो रोटेशन का एक्सिस है वो टिल्ट हो रहा है, 23.5 डिग्री नहीं रहता, वो टिल्ट होता रहता. और ये हमने बात की भी है मिलेनकोविच साइकिल्स के केस में, जब हम बात करते हैं नेचुरल थ्योरी ऑफ क्लाइमेट चेंज की. तो वो शिफ्ट होता रहता है, शिफ्ट होता रह रहा है. तो उसका एक जो प्रोमिनेंट कारण वो होता है कि उसकी जो शिफ्ट है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास ऑन अर्थ शिफ्ट होता रहता है. हमेशा हमारे कॉन्टिनेंट जो आज पोजीशन में थे हमेशा वैसे नहीं थे. हम बात करते हैं पेंजिया की, राइट. जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम बात करते हैं कि आपका जो मेजर जो पोलर मास था, या सॉरी लैंड मास था आज के केस में, वो टुवर्ड्स साउथ कंसंट्रेटेड था. आज के टाइम पे आप देखोगे नदर्न हेमिस्फेयर पे ज्यादा जो लैंड मास आ चुका है. तो एक कंटिन्यूसली इट्स ऑन मूव. तो 10,000 साल बाद, 20,000 साल बाद या 50,000 साल बाद, वी नेवर नो कि ये लैंड मास कहाँ पहुंचने वाला. तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे टिल्ट भी चेंज होती रहेगी. तो स्टेटमेंट 2 का टिल्ट से कोई लेना देना नहीं. वो तो एटमॉस्फेयर में बम्बार्ड कर रहे पार्टिकल्स, दैट इज करेक्ट, लेकिन वो किसी भी लेवल पे टिल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. स्टेटमेंट 3 की बात करें तो जब पोलर आइस मेल्ट कर रही है, तो आप खुद सोचो कि पहले वो आइस की फॉर्म में वहां पे लैंड मास था, अब वो मेल्ट होके इट द वाटर द वॉल्यूम इज मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर. तो क्या यहाँ पे लैंड मास जो था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास चेंज होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है. तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है एंड इट करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. तो ओनली वन ऑफ द स्टेट सॉरी
Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Option B is the right answer. Next, consider the following statements. Statement 1, Article 6 of Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Very basic, इसको हमने बहुत बार कवर किया, अपनी क्लासेस में भी कवर किया कि आर्टिकल 6 से इस बार सवाल आने का बहुत बड़ा स्कोप है, और जो कि बहुत इस बार आया भी, और बेसिक लेवल का ही सवाल पूछा। तो स्टेटमेंट 2 बोलती है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट प्रिंसिपल्स फॉर कार्बन मार्केट्स। बिल्कुल सही बात है कि उसके साथ ही लिंक है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 6 की हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन 6.2, 6.4, 6.8, जहां पे मार्केट एज वेल एज नॉन मार्केट कार्बन की जो ट्रेडिंग होने वाली है उसकी हम बात करते हैं, उसकी रेगुलेशन की बात करें। तो स्टेटमेंट 3 की बात करें, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट। अब अगर यहां पे बात करें कि इट इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज, देखिए हमने जब इसकी आर्टिकल 6 की क्लासिफिकेशन की, वी सेट 6.2, 6.4 एंड 6.8। 6.2 की अगर हम बात करें यहां पे, तो वो बाइलेटरल एग्रीमेंट्स को कवर करने वाला है जो कंट्रीज के बीच में, और वो मार्केटेबल होने वाला है। 6.4 की बात करें, यहाँ पे मार्केट एंड नॉन मार्केट इंटरवेंशन दोनों को कवर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 6.8 की बात करें तो ये प्रमोट करता है नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज को, अगेन बिटवीन कंट्रीज। तो देयरफॉर आर्टिकल 6 की बात करें ओवरऑल, तो मार्केट स्ट्रेटजीज को भी प्रमोट करता है और नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज को भी प्रमोट करता है। ये स्टेटमेंट सही। गलत कब होती, जब यहाँ पे ओनली लगा देता कि सिर्फ ओनली नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज को ही प्रमोट करता, दैट शुड हैव मेड दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही होने वाली है। तो ओवरऑल आप बात करोगे, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1 इज द राइट आंसर। चलिए, which one of the following launched the Nature Solutions Finance Hub for एशिया एंड पैसिफिक नाउ? इसको मैं चाहे डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल सकता हूं, क्योंकि ये करंट अफेयर से लिंक नहीं था। फिर से आपको कंटेम्परेरी वाले पार्ट को कवर करना पड़ेगा। जब हम बात करें नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसको भी कॉप 28 के टाइम पे लॉन्च किया गया, नॉट ड्यूरिंग कॉप 29 जो कि हम डिटेल में कवर करते हैं। कॉप 28 के टाइम पे इसको कवर किया गया, एंड इसको जो लॉन्च किया गया था वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया, एडीबी के द्वारा। इसको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में मान सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन आपके लिए लर्निंग क्या है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अपेयर हो रहे हो, मेक श्योर आपके कॉप 29 भी आपने कवर किया, एंड कॉप 30 जो इस बार होने वाली है वो तो आप कवर करोगे ही करोगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट, with reference to direct air capture and emerging technology, which of the following statements is are correct? It can be used as a way of carbon sequestration. Then it can be valuable approach for plastic production and in food processing. In aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Direct air capture, सिंपल एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछने की यूपीएससी की हमेशा टेंडेंसी बनी रहती है, और वो भी उन टेक्नोलॉजीज पे पूछना है जो न्यूज में है, जो नई है, एंड विच हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट। जब डायरेक्ट एयर कैप्चर की बात करते हैं, क्लासेस में भी हमने इसको अच्छे से कवर किया है। हम फ्लू गैस मतलब जो चिमनी के एग्जॉस्ट से निकल रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं यूजिंग वेरियस मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे कुछ लेट्स से सॉल्वेंट को स्प्रे कर देंगे यहाँ पे इस एग्जॉस्ट में, और वो सॉल्वेंट क्या करने वाला है, CO2 के साथ कोई ना कोई बॉन्डिंग बनाने वाला है, और धीरे धीरे वो सॉल्वेंट नीचे सेटल कर जाएगा। वो जो नीचे सेटल कर जाएगा सॉल्वेंट, उसमें CO2 आ चुका है, उसको हम कहीं और स्टोर करके रख लेंगे, डायरेक्ट एयर कैप्चर। या फिर आप यहाँ पे देखोगे लेट्स से सिंपल, आप कुछ एक्टिवेटेड कार्बन की हमने बात की थी, तो उसको भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है।
ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंकल कर दो, स्प्रे कर दो, तो वो भी यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग बनाने वाला। या फिर आप सिंपल सोचो कि यार अगेन इन वेट फॉर्मेट आप CaCO3 को स्प्रे कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे स्प्रे कर रहे हो, और वो भी इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो बहुत सारे यूनिक यहाँ पे तरीके आ सकते हैं। द आइडिया इज टू कैप्चर CO2, सिंपल। अब एक बार आपने उसको कैप्चर कर लिया, दैट मीन्स यू हैव सिक्विस्टेड दैट कार्बन, सिक्विस्टेड दैट कार्बन, नहीं तो कार्बन रिलीज होने वाला था एटमोस्फेयर। तो इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टिक का अगर आप बेस मटेरियल देखोगे तो कहां से रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है उसका, सिंपल जो आपका क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल का जो पीछे बाय प्रोडक्ट बचा होता है, फॉर एग्जांपल नैप्था, वो कार जो प्लास्टिक का बेस मटेरियल बनता है जहां से प्लास्टिक प्रोडक्शन शुरू होती है, तो वो भी कार्बन का ही एक चीज है, कार्बन की ही एक फॉर्म है। तो यहाँ पे CO2 भी एक कार्बन ही है, राइट। तो उसको हम यहाँ पे प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंड सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने में उसका यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देन इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, बिल्कुल सही बात है जी। अगेन यहाँ पे जैसे हमने सिन गैस की बात करते थे, कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता था, अब उससे फर्दर आप एनर्जी ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे भी द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। न्यू एज टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट पॉजिटिव इंपैक्ट है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ लिंक है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस थे, इसलिए मैं इसको मीडियम इजी टू मीडियम कैटेगरी में रखने वाला हूँ, सिंस क्योंकि स्टेटमेंट भी जैसे फ्रेम किए गए तो बहुत इजी था इसको सही जवाब इसका देना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिगार्डिंग पीकॉक टरंटुला गुटी टरंटुला स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग। अब सबसे पहले आप नाम देख के ही चौंकने वाले हो, पीकॉक टरंटुला गुटी टरंटुला, ना तो आप कभी इसको स्टैंडर्ड सोर्सेस में कवर करोगे, और ना ही आपने, जहां तक मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये भी बोल देंगे यार ये तो न्यूज में रहा होगा। सर अगर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा होगा तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन हाँ अगर कोई रैंडम आर्टिकल इस पे द हिंदू में आ गया, द इंडियन एक्सप्रेस में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रैंडम आर्टिकल को चेस करना शुरू करो। सिंपल सी बात है, ये मैं बाउंसर कैटेगरी का क्वेश्चन रखने वाला हूँ, डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है एट द फर्स्ट प्लेस, बाउंसर कैटेगरी। यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहां से आने वाला, और इनको हमने कभी भी चेज नहीं करना होता अनलेस इसके स्टेटमेंट जो है बहुत ही इजी हो। ठीक है, जो आगे स्टेटमेंट्स दे रखी है वो एक बार पढ़ेंगे तो वी विल रियलाइज कि इजी क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ऑन द फेस ऑफ इट अमूमन ऐसे क्वेश्चन ये एनवायरनमेंट के केस में पूछने की टेंडेंसी बनी रहती है, जो कि अक्सर बच्चों को ज्यादा नहीं पता होता। बाउंसर क्वेश्चन है जी, कोई बात नहीं, आपने इसको चेज भी नहीं करना। इवन इफ यू आर अपियरिंग फॉर लेट्स से नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स, यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर फॉर सच क्वेश्चंस। आप मान के चलोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर फॉर देम। आपने अपने बेसिक सोर्सेज पे ही रिलाय करना, उनको बार बार ही रिवाइज करना। तो इसके स्टेटमेंट्स के साथ एक बार गो थ्रू करते हैं। इट्स एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। ओके, सेकंड स्टेटमेंट सेज its natural habitat in India is only limited to some forests areas. All right. In its natural habitat, it's an arboreal species. All right. अब जो फर्स्ट टाइमर होता है ना तो उसको इसके बारे में पता होता है कि क्रस्टेशियन है या नहीं, देन आर्बोरियल स्पीशीज क्या होता है नहीं पता होता। अगर फिर भी इस क्वेश्चन को आंसर करना हो तो अप्रोच क्या है एक बार देखते हैं। सबसे पहले सेफेस्ट ऑप्शन को पकड़ो जो आपको लग रहा है कि सही होने वाला। तो इफ आई गो थ्रू सेकेंड स्टेटमेंट, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। ओनली वर्ड यूज किया गया लेकिन बड़ा क्लेवरली यूज किया गया, लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। नाउ हु डिफाइन सम ओवर हियर? सम कैन बी 100 किलोमीटर स्क्वायर, इट कैन बी 1000 किलोमीटर स्क्वायर, इट कैन बी 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हु इज डिफाइनिंग सम? तो स्टेटमेंट 2 को सोचो जरा यार, इसका सही होने का चांस सबसे ज्यादा हो रहा है। तो बाय दैट लॉजिक आई विल गो विद स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट सी, यस ऑप्शन सी एंड डी के बीच में मुझे एक चॉइस बनानी है। आई हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन ए एंड बी। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट।
इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट्स एन आर्बोरियल स्पीशीज। आर्बोरियल मतलब जो पेड़ों पे रहती है, जमीन पे नहीं रहती, पेड़ों पे रह रही हो। ऑलराइट, तो अगेन यहाँ पे डाइसी मसला आ गया। 50-50 पे आपको अपने लक को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वेदर यू कंसिडरिंग दैट स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है। स्टेटमेंट 1 के केस में इट्स एन ऑमनिवोरस क्रस्टेशियन, तो आपको यहाँ पे मैं इसका आंसर दे देता हूं, द आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट दिस। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट जो 1 है वो रॉन्ग है ही है, ठीक है, इस पे हमने बात कर ही ली थी। और क्योंकि क्रस्टेशियन नहीं है, स्पाइडर है। क्रस्टेशियन होते हैं फॉर एग्जाम्पल क्रैब, ठीक है, ये स्पाइडर है, तो क्रस्टेशियन नहीं है। स्टेटमेंट 3 की बात करें, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट्स एन आर्बोरियल स्पीशीज, यस इट हैपेंस टू बी एन आर्बोरियल स्पीशीज। एंड सबसे मजे की बात यह है कि पीकॉक टेरेंटुला इसका नाम है, पीकॉक की ये प्रजाति है ही नहीं, ये एक स्पाइडर की प्रजाति है। तो ऐसे क्वेश्चन बाउंसर होते हैं जी, इनको हमने जनरली एग्जाम में चेज नहीं करना होता, और पढ़ाई करते टाइम भी ऐसे क्वेश्चन को चेज अपने नहीं कर। क्लियर? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन इंडिया आर less than 0.5 tons CO2 per capita. All right. In terms of CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific region. Then, electricity and heat producers are the largest sources of CO2 emissions in India. This is a basic question. ये आपको आना चाहिए था at the first place. इसका जो लिंक बनता है, अगेन इसका लिंक जुड़ता है 2024 में पूछे गए एक क्वेश्चन के साथ, जहां पे पूछा गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड की लीडिंग एमिशन किन सेक्टर से आती है। तो चाहे सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, चाहे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की लीडिंग एमिशंस की, वो हमेशा एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर से आते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 emissions इन इंडिया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन जब हम ग्लोबल वार्मिंग के चैप्टर को कवर करते हैं, CO2 emissions को कवर करते हैं, तब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पोल्यूटर्स की बात करते हैं ग्लोबली। तो उसमें हम बात करते हैं, चाइना हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 ग्लोबली, देन कम्स यूएस, देन कम्स इंडिया। सो अगर एशिया पैसिफिक रीजन की यहाँ पे बात करने वाले हैं, सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन, यहाँ पे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ CO2 emissions फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक्स सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। बिल्कुल सही बात है जी, पहला चाइना, देन कम्स द इंडिया। पहला स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड emissions इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। अब इस पे बहुत बार चर्चा होती है कि इंडिया चाहे थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली या पोल्यूटर है ग्लोबली, लेकिन इसकी पर कैपिटा एमिशंस बहुत कम है। बहुत कम का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 0.5 टन CO2 पे ही ले आओगे इस बार। ये बहुत कम नंबर अपने आप में बहुत कम है, फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया ये बहुत कम नंबर है। तो इंडिया की इससे हाई है, इससे हाई है। यू सी कि 2.5 टन के आसपास हमारी जो इमिशंस आ जाती हैं, कुछ रिपोर्ट 3 टन के आसपास भी बोल देती हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, with reference to planet earth, consider the following statements. Rainforests produce more oxygen than that produced by oceans. All right. Marine phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of world's oxygen. Then statement third says, well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in atmosphere air. अब ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम जब कवर करते हैं तो उसमें इसको भी कवर करते हैं, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पहले स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशियंस। क्या ये ट्रू हो सकता है? अगर हम कॉमन सेंस को भी यहां पे अप्लाई करें, ग्लोबली या अर्थ के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो 71% जो एरिया है वो दैट इज कवर्ड बाय सीज एंड ओशियंस, रेस्ट 29% इज कवर्ड बाय लैंड। उसमें से भी रेन फॉरेस्ट तो बहुत कम होने वाला है। और ये हम बात करते हैं कि ओशियंस के केस में फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, सियानोबैक्टीरियास हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को अंडरटेक करते हैं एंड दे रिलीज बैक ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। इसको हम कवर करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 की बात करें यार, अपने आप में ना मुझे स्टेटमेंट सही नहीं लग रही है, और जो कि सही नहीं भी। रेन फॉरेस्ट एक टाइनी एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं
ओवरऑल अगर अर्थ की बात करो, मेजर एरियाज कवर्ड बाय व्हाट, ओशियंस, और ओशियंस की टॉप लेयर में कौन होने वाले हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होने वाले हैं, बैक्टीरियाज होने वाले हैं। तो देयरफॉर स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। देन मरीन फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आप लोग हमेशा करंट अफेयर्स में कवर करते हो, तो एक जनरल स्टेटमेंट है और ये सही स्टेटमेंट है। देन well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in atmospheric air, this statement is incorrect। क्योंकि आप देखोगे एयर के केस में जो ऑक्सीजन होने वाली है वो हमेशा ज्यादा होने वाली है, वाटर के केस में उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है। अगर आप फ्रेश वाटर की भी बात करोगे तो उसमें भी नियरली 150 टाइम्स वो कम होने वाली है फ्रॉम द एटमोस्फेरिक एयर। तो यहाँ पे चाहे वो वेल ऑक्सीजनेटेड हो सरफेस वाटर, तब भी वहां पे जो ऑक्सीजन है वो कम होने वाली है, दैट्स द होल पॉइंट। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको भी मैं मीडियम कैटेगरी में रखने वाला क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल सवाल आपसे पूछा गया। So this is my take from this year's questions that have been asked in UPSC Prelims 2025. Overall, my assessment says कि इस बार का जो prelims का section था from environment वो doable था। यहाँ पे कुछ एक या दो ही कुछ डिफिकल्ट या बाउंसर सवाल आए थे, लार्जली वो डुएबल था, आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस में उसको कवर किया गया था। अगर हम पिछले साल के साथ इसको एनालाइज करके देखें, पिछले साल बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, जो बाउंसर टाइप भी थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। ओवरऑल आप देखोगे यही ट्रेंड रहता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स का भी ओवरऑल, कि ये इस बार का जो एग्जाम हमने देखा है कि यार वो थोड़ा सा डुएबल ही था। तो आई होप कि अब रिजल्ट आने वाला है, आई होप कि जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है आप लोगों का क्लियर हो। तो विल मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।